हाय गाइस, इससे पहले हमने पढ़ा पार्टनरशिप, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट फॉर्म जो आती है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब जो बनना चाहता है पर्सन मेंबर वो बन सकता है। जब उसकी मर्ज़ी हो वो इजीली आ सकता है, और जब उसकी मर्ज़ी ना हो वो जा भी सकता है खुद छोड़कर। हु ज्वाइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, जो पर्सन्स म्यूचुअल हेल्प के लिए ज्वाइन करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो मेन मोटिव होता है वो म्यूचुअल हेल्प होता है। A minimum of 10 persons are required to form a cooperative society. मिनिमम 10 persons की रिक्वायर्ड होती है एक cooperative society को फॉर्म करने के लिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी। जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कंपल्सरी है। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स ओनली। और जो कैपिटल है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंबर्स के थ्रू कंट्रीब्यूट होती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल में। वो जो कैपिटल से फॉर्म करते हैं उसको शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो मेंबर उसका बनना चाहता है वो शेयर उसका खरीद लेता है। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए उसके फीचर्स पढ़ेंगे ताकि हम इजीली उसको ब्रॉड में समझ पाएँ। सो फर्स्ट वन इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, मतलब जो पर्सन चाहे वो इजीली उसका मेंबर बन सकता है, और अगर जब वो चाहे तो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एंट्री और एग्जिस्ट की, और जो है पर्सन जो भी मेंबर है वो अपनी इच्छा के टाइम पर जब उसका मन करे वो तब छोड़ के जा सकता है, बट उसे एक नोटिस देना होता है। और मेंबरशिप जो होती है वो सारे मेंबर्स के लिए ओपन होती है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कास्ट, क्रीड और रिलीजन को लेकर। सो नेक्स्ट आता है इक्वल वोटिंग राइट्स। इसमें एक प्रिंसिपल यूज़ होता है वन मैन वन वोट। ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उसको ज़्यादा वोट मिल जाए, 3, 4, 5। चाहे यहाँ पे कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, एक मैन का एक वोट होता है, मतलब यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सर्विस मोटिव। जो मेन मोटिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो सर्विस प्रोवाइड कराना होता है उसके मेंबर्स को, नॉट टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। जो अर्निंग प्रॉफिट है वो सेकेंडरी मोटिव है, और जो मेन मोटिव है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसकी खुद की अलग पहचान। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, एंड ये रजिस्टर होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। जब इसका ज़रूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन तो हमें रजिस्टर करानी पड़ती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, उसकी खुद की अलग पहचान हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो अब मेंबर्स से अलग है। जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद की प्रॉपर्टी खुद के नाम से सेल कर सकती है, और डेथ या इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी किसी भी मेंबर की अफेक्ट नहीं करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। चाहे मेंबर्स की डेथ हो, कोई आए कोई जाए, उससे सोसाइटी को ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो प्रॉफिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जिसमें आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है।
ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए दिए हैं तो आपको प्रॉफिट 2 लाख के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा, एक ने 50,000 दिए हैं तो उसको कम मिलेगा, नहीं। यहाँ पर डीलिंग्स की बात होती है, जो मेंबर ज़्यादा डील करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जो मेंबर कम डील करेगा उसको कम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डीलिंग्स पर बेस्ड है। ये फीचर्स हैं। होप सो आपको अच्छे से सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है आपका इजी टू फॉर्म। जो फॉर्मेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 10 अडल्ट मेंबर्स चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। उनका बस कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही सिंपल है। उसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, ईज़ी टू फॉर्म है, हम इजीली उसको फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड है। अगर उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है, उनके जो कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस तक। अगर कोई भी लॉस होता है तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूटी। जो मेंबर है उसकी और कंपनी की, मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर डेथ या इंसॉल्वी या इनकैपेसिटी होती है किसी भी मेंबर की तो उससे एग्जिस्टेंस पर फ़र्क नहीं पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल और कंटिन्यूसली चलती रहती है लॉन्ग पीरियड तक, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेंबर्स कोई भी आए या जाए। नेक्स्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब ये सोसाइटी वर्क करती है प्रिंसिपल के साथ, 1 मैन 1 वोट। तो यहाँ पर इक्वल राइट्स हैं, इक्वल चांसेस मिलते हैं सबको पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में, कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं है। ओपन मेंबरशिप, यहाँ पर मेंबरशिप है वो हर किसी के लिए ओपन होनी चाहिए। बस उनका जो एम है वो म्यूचुअल हेल्प होना चाहिए और सब जो चाहे वो मेंबर बन सकता है, उनको कॉमन इंटरेस्ट हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और पर्सन इजीली ज्वाइन कर सकता है जब वो चाहे और इजीली वो उसको छोड़ भी सकता है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिकल फंक्शनिंग आता है। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिकल है। कैसे? इसकी जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेंबर्स खुद ही परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर कोई भी गुड्स ख़रीदना है या कोई भी रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो वो खुद ख़रीदते हैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। तो इसमें क्या होता है, मिडिल मैन जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे गुड्स और रॉ मटेरियल लो कॉस्ट पर मिल जाते हैं। तो जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये लार्ज स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं और इसमें बैड डेब्ट्स भी नहीं होती, क्योंकि इनकी जो वो डीलिंग्स होती हैं वो कैश पर ही होती हैं और एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेलिंग एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि ये जो गुड्स हैं वो अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो वो आपको महंगे पड़ते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी कॉस्ट जो होती है वो लो हो जाती है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टेट पैट्रॉन्ज। इसमें क्या होता है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशंस और रिबेट प्रोवाइड कराती है टैक्सेस में, और रॉ मटेरियल सब्सिडाइज रेट पे मिलते हैं। गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड कराती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिंपल इजी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी हेल्प करती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट आपका आता है सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल जस्टिस और म्यूचुअल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, वो सेल्फ हेल्प को प्रमोट करता है, मॉरल वैल्यूज़ मेंबर्स के बीच में हो ये प्रमोट करता है। तो मतलब इससे सोशल यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट आपका आता है डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला आता है आपका लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों के द्वारा ही बनाई जा रही है
और जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना अमाउंट लेके आओ। आप कितना भी मिनिमम अमाउंट लेके आओगे तो आपको मेंबर बन जाओगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोग यही चाहते हैं कि वो मेंबर बन रहे हैं कम पैसों में भी, तो वो कम पैसे ही देंगे, ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पे कैपिटल जो होती है वो लिमिटेड ही रहती है। यहाँ पे कोई भी मेंबर मिनिमम कैपिटल के साथ आ सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके मेंबर्स से ही मैनेज की जाती है, मतलब मेंबर्स उसे खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो जनरली इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेंबर्स खुद ही करते हैं। मेंबर्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इनएक्सपीरियंस पर्सन हैं, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर पाती है पे हाई कि प्रोफेशनल्स को वो रख पाए। तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कैपिटल भी लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो इनएफिशिएंट होता है। नेक्स्ट आप कहते हैं नो मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है एफर्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि उन्हें एक मिल रहा है मिनिमम के साथ भी, तो वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हैं और इससे उन्हें मोटिवेशंस भी नहीं होता है। क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं वो अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं देते हैं और उन्हें कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलती हैं। अगर वो ज़्यादा काम करेंगे या अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलने वाली, तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन उन्हें नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के मेंबर्स होते हैं, सबके लिए मेंबरशिप फ्री है, मतलब जो भी पर्सन आए चाहे वो मेंबर बन सकता है। तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग उनके रिलीजन हैं, अलग बैकग्राउंड्स हैं, तो उनके अलग ओपिनियन हो जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मेंबर्स के बीच में। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपना जो मेन मोटिव है वो भूल जाते हैं, प्रॉफिट अर्निंग में आ जाते हैं कुछ, तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, जैसे हमने मैरिट्स में पढ़ा, स्टेट प्रोटेंस मतलब गवर्नमेंट जो होती है हमारी बहुत हेल्प करती है, हमें सब्सिडाइज रेट पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, लोन्स प्रोवाइड कराती है। तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो एक्सेसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमें कंसेशंस बेनिफिट मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन और कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशंस पर बना के रखती है। उनके अकाउंट्स ऑडिट कराती है ऑडिटर से, और उनके अकाउंट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होते हैं। ये सारे रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं और इफ़िशेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अकाउंट्स इनके चेक करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में लोग दिखा तो रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो अपना मेन मोटिव सोशल सर्विस भूल जाते हैं और जो अर्निंग प्रॉफिट है वो करने लगते हैं। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोग को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। अब वो आपको कुछ प्रोवाइड करा रही तो आपसे भी तो कुछ चाहेगी ना, इसलिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड हम आगे पढ़ेंगे और भी चीज़ें, टाइप्स पढ़ेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।